वैसे तो न कारखाने में तूती का कोई वजूद नहीं होता, मगर समय बलवान हो जाए तो तूती की भी तूती बोलने लगती है। निजी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों का मुस्तकबिल कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। उनकी पेंशन बढ़ने वाली है। तो इसलिए आज की ये सभा उन लोगों के लिए है जो निजी क्षेत्र में नौकरियां कर रहे हैं या नौकरियां करके सेवानिवृत्त हो चुके हैं या नौकरियों की संभावनाएं तलाश रहे हैं। ये सभा उन लोगों के लिए भी है जिनके परिवार का कोई सदस्य निजी क्षेत्र में नौकरी कर रहा है, नौकरी करके सेवानिवृत्त हो चुका है या नौकरी की संभावना तलाश रहा है। या कहें कि आज की यह सभा सभी के लिए है, क्योंकि ये मुद्दा अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है और अर्थव्यवस्था में कोई भी घटना अगर घटती है तो उसका प्रत्यक्ष या परोक्ष असर सभी पर पड़ता है। तो द सभा में एक बार फिर से सभी का स्वागत है। नमस्कार, मैं सरोज कुमार। तो आज का मुद्दा है EPS 95। EPS यानी एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम। चूंकि ये पेंशन स्कीम 1995 में शुरू हुई थी, 19 नवंबर 1995 को, इसलिए संक्षेप में इसे EPS 95 नाम दिया गया है। EPS 95 पेंशन की एक ऐसी योजना है जो संगठित क्षेत्र में निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए है और पेंशन की इस व्यवस्था का प्रबंधन और संचालन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन करता है। तो निजी क्षेत्र में जो भी लोग कार्यरत हैं और EPFO के सदस्य हैं और उनका मूल वेतन अधिकतम 15,000 रुपये है और वे 10 साल की सेवा पूरी कर लेते हैं तो EPS 95 श्रेणी में पेंशन पाने के हकदार हो जाते हैं। EPS 95 पेंशन व्यवस्था हालांकि OPS, UPS या NPS से अलग है, मगर प्रकृति में ये योजना भी अंशदायी है। जो लोग EPFO से जुड़े हुए हैं वे इस बात को भली भांति जानते होंगे कि उनके वेतन से हर महीने मूल वेतन का 12% हिस्सा PF अकाउंट में जमा होता है और इतना ही यानी कि 12% हिस्सा नियोक्ता की तरफ से भी EPFO में जमा कराया जाता है। तो कर्मचारी की तरफ से जो 12% हिस्सा अंशदान हर महीने वेतन से होता है EPFO में, वो पूरा पैसा PF अकाउंट में जमा होता है, मगर नियोक्ता की तरफ से जो 12% EPFO में जमा होता है उसका 8.33% हिस्सा पेंशन अकाउंट में जाता है और बाकी 3.63% हिस्सा PF अकाउंट में जमा होता है। तो नियोक्ता की तरफ से हर महीने कर्मचारी के मूल वेतन का 8.33% हिस्सा जो पेंशन अकाउंट में जमा होता है और उससे जो कार्पस तैयार होता है, कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद उसी कार्पस से हर महीने पेंशन प्रदान किया जाता है। तो जाहिर है कार्पस जितना बड़ा होगा पेंशन उतना ही अधिक होगा, लेकिन निजी क्षेत्र की हालत आप जानते ही हैं। तो निजी क्षेत्र का जो नियोक्ता होता है वो कभी भी कर्मचारी को नौकरी से हटा देता है। तो ऐसी स्थिति में ज़्यादातर कर्मचारियों का सेवा काल कम ही रहता है और इस वजह से सेवानिवृत्ति के बाद उनकी पेंशन की राशि भी काफ़ी कम रहती है। हालत यहाँ तक रही है कि कई सारे कर्मचारियों को 500, 600 यहाँ तक कि 100 रुपये तक पेंशन मिलती रही है। कर्मचारी इसके खिलाफ आवाज़ उठाते रहे हैं, वे अधिक पेंशन की मांग करते रहे हैं। तो 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में जब बीजेपी सत्ता में आई तो उस सरकार ने EPS 95 के तहत कर्मचारियों को दी जाने वाली पेंशन की न्यूनतम राशि 1,000 रुपये तय कर दी। यानी जो भी निजी क्षेत्र का कर्मचारी EPS 95 के तहत पेंशन पाने का हकदार होगा उसे हर महीने सेवानिवृत्ति के बाद कम से कम 1,000 रुपये पेंशन प्राप्त होगी। हालांकि EPS 95 नेशनल एजुकेशन कमेटी के लोगों का कहना है कि आज भी तमाम सारे ऐसे कर्मचारी हैं जिनको 1,000 रुपये पेंशन नहीं मिल रही है। बहरहाल ये अलग तरह का मुद्दा है और यदि ऐसा है तो सरकार को इसे देखना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमारा आज का मुद्दा अलग है और वो मुद्दा ये है कि निजी क्षेत्र के कर्मचारी लंबे समय से न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं और इस मांग ने जोर तब पकड़ा जब सरकारी कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर पूरे देश में आंदोलन शुरू कर दिया
और उस आंदोलन को देखकर निजी क्षेत्र के कर्मचारियों ने भी अपनी मांग तेज कर दी। निजी क्षेत्र के कर्मचारियों का अपना एक संगठन है, EPS 95 नेशनल एजिटेशन कमेटी, जो कि पेंशन के मुद्दे की लड़ाई लड़ रहा है। हालांकि इस संगठन ने अभी तक कोई बड़ा आंदोलन तो नहीं किया है, लेकिन अलग अलग स्तरों पर ये अपनी मांगों के पक्ष में पैरवी करता रहा है। अभी बजट सत्र से पहले जब सरकार विभिन्न संगठनों से, विभिन्न घटकों से मंत्रणा कर रही थी बजट पर, तब इस संगठन के प्रतिनिधियों ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया से मुलाकात की थी और EPS 95 के तहत न्यूनतम पेंशन की राशि बढ़ाने की मांग की थी। जैसी कि खबर है कि सरकार की तरफ से उन्हें सकारात्मक आश्वासन भी मिला था। उम्मीद थी कि बजट में इस संबंध में कोई घोषणा हो सकती है, क्योंकि यदि पेंशन की राशि बढ़ानी है तो उसके लिए पैसे की जरूरत होगी और उसके लिए सरकार को आवंटन करना पड़ेगा। मगर बजट में ऐसा कुछ नहीं हुआ। कर्मचारियों को काफी निराशा हुई है, मगर आशा की किरण अब जाकर के जगी है। पिछले 28 फरवरी को EPFO सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक थी, श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में। उस बैठक में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए PF पर ब्याज दर सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई और उस दौरान EPS 95 का मुद्दा भी सामने आया। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज यानी CBT ने EPFO को निर्देश दिया कि वो EPS 95 के तहत पेंशन की न्यूनतम धनराशि को बढ़ाने पर विचार करे। CBT ने EPFO को ये भी निर्देश दिया कि कंट्रीब्यूशन का जो स्लैब है उसे भी बढ़ाने पर वो विचार करे और इस मुद्दे पर एक डिटेल रिपोर्ट तैयार की जाए। तो CBT के इस कदम से दो बातें साफ हो जाती हैं। पहली ये कि EPS 95 के तहत पेंशन की न्यूनतम धनराशि हर हाल में बढ़ेगी और दूसरा ये कि सरकार इस मद में कोई पैसा खर्च करने वाली नहीं है। सब कुछ EPFO को करना है अपने स्तर पर और इसीलिए CBT ने उसे ये भी मैंडेट दिया है कि वो अंशदान का स्लैब भी बढ़ाने पर विचार करे, क्योंकि यदि पेंशन की न्यूनतम धनराशि बढ़ानी है तो उसके लिए फंड की जरूरत पड़ेगी। सरकार इस मद में फंड देने वाली नहीं है, EPFO को उसका बंदोबस्त करना है, तो EPFO के पास फंड कहाँ से आएगा? कर्मचारी जो अंशदान करते हैं वही उसके पास पैसा है, तो जितना उसके पास पैसा रहेगा उतना ही वो पेंशन दे पाएगा। तो यदि पेंशन की न्यूनतम धनराशि बढ़ानी है तो अतिरिक्त पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो अतिरिक्त पैसे की जरूरत पड़ेगी तो अतिरिक्त पैसे को जुटाने की भी जरूरत पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि कर्मचारियों की तरफ से, नियोक्ताओं की तरफ से जो EPFO में अंशदान होता है उस अंशदान को बढ़ाया जाए। आज की तारीख में जो 12% का अंशदान है मूल वेतन का, हो सकता है उसे बढ़ाकर 13% कर दिया जाए, 14% कर दिया जाए, या ये भी हो सकता है कि कर्मचारियों के हिस्से का जो अंशदान है उसे न बढ़ाया जाए, सिर्फ नियोक्ताओं की तरफ से जो अंशदान किया जाता है उसे बढ़ा दिया जाए, उसे 13-14% कर दिया जाए। हालांकि निजी क्षेत्र में आज की तारीख में जिस तरह की नौकरियां हैं सब CTC व्यवस्था के अधीन है, यानी जो कर्मचारी की तरफ से EPFO में अंशदान होता है वो भी और नियोक्ता की तरफ से जो अंशदान होता है वो भी, दोनों अंशदान कर्मचारी के वेतन से ही काटा जाता है। तो कहने का मतलब चाकू खरबूजे पर गिरे या खरबूजा चाकू पर, कटना खरबूजे को ही है। तो इस तरह से चाहे कर्मचारी का अंशदान बढ़ाया जाए या नियोक्ता का, भुगतना तो कर्मचारी को ही है, उसके वेतन से ही जाने वाला है। एक बात यहाँ पर और हो सकती है, EPS 95 के तहत जो 15,000 रुपये मूल वेतन की सीमा है, हो सकता है इसे भी बढ़ाया जाए। जैसी कि चर्चा है कि हो सकता है इसे बढ़ाकर 21,000 रुपये कर दिया जाए। तो यदि ऐसा होता है तो इसके जरिए EPS 95 में पंजीकृत सदस्यों की संख्या बढ़ेगी और साथ ही EPFO में जमा होने वाला अंशदान भी बढ़ेगा, क्योंकि जब मूल वेतन की सीमा बढ़ेगी तो स्वाभाविक रूप से अंशदान की भी सीमा बढ़ेगी, यानी ज़्यादा अंशदान EPFO के पास जमा होगा और जब ज़्यादा अंशदान EPFO के पास जमा होगा तो जाहिर है कार्पस बड़ा होगा और जब कार्पस बड़ा होगा तो EPFO को ज़्यादा पेंशन देने में कोई दिक्कत नहीं होगी,
हालांकि ये सब कैसे होगा, कितना होगा, सारा कुछ ईपीएफओ की रिपोर्ट पर निर्भर करेगा। अंशदान का स्लैब कितना बढ़ाना है, मूल वेतन का स्लैब कितना बढ़ाना है और उसके आधार पर न्यूनतम पेंशन की राशि कितनी बढ़ानी है, इसके जोड़ भाग में ईपीएफओ लगा हुआ है। मगर यहाँ पर दिक्कत ये है कि ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन की राशि कितनी हो, इस पर कर्मचारियों के बीच ही एक राय नहीं है। अब ईपीएस 95 नेशनल एजुकेशन कमेटी के लोगों का कहना है कि न्यूनतम पेंशन की राशि 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये की जाए, जबकि ट्रेड यूनियनों का कहना है कि इस राशि को 1000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये किया जाए। दूसरी तरफ अब ईपीएस 95 से जुड़े हुए जो कुछ क्षेत्रीय संगठन हैं, उनका कहना है कि 1000 रुपये को बढ़ाकर 9000 रुपये किया जाए। अब ये कितना हास्यास्पद है कि जिन्हें पेंशन लेना है वे अपने मुद्दे पर ही एकमत नहीं है, एक राय नहीं है। अब इसका असर सरकार पर और ईपीएफओ पर क्या पड़ेगा, आप समझ सकते हैं। बहरहाल ये सच है कि निजी क्षेत्र के कर्मचारी न्यूनतम पेंशन राशि पर एक राय नहीं है, मगर इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सरकार इस बात से सहमत हो चुकी है कि यदि कोई भी कर्मचारी 10 साल की सेवा पूरी कर लेता है तो उसे सेवानिवृत्ति के बाद कम से कम 10,000 रुपये महीने पेंशन मिलनी चाहिए। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार ने पेंशन की जो नई व्यवस्था लागू की है यूपीएस, उसमें ऐसा ही है। यूपीएस में कोई भी कर्मचारी यदि 10 साल की सेवा पूरी कर लेता है तो सेवानिवृत्ति के बाद उसे कम से कम 10,000 रुपये हर महीने पेंशन की व्यवस्था है। तो जब सरकार सरकारी कर्मचारियों को 10,000 रुपये पेंशन दे सकती है तो फिर निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के साथ वो भेदभाव कैसे कर सकती है, जबकि निजी क्षेत्र को सरकार बढ़ावा दे रही है। वो मानती है कि निजी क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान है, निजी क्षेत्र अच्छा काम कर रहा है, निजी क्षेत्र के कर्मचारी अच्छा काम कर रहे हैं, मेहनत से काम कर रहे हैं। तो जब ये सारी चीज़ें सरकार मान रही है तो फिर निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को 10,000 रुपये पेंशन क्यों नहीं मिलनी चाहिए। और यदि सरकार ऐसा नहीं करती है तो ये न तो नैतिक रूप से ठीक होगा और न तो नीतिगत रूप से ही, क्योंकि दुनिया भर में जिस तरह से डीग्लोबलाइजेशन की हवा चल पड़ी है, आने वाला समय अर्थव्यवस्था के लिए कठिन होने वाला है और अर्थव्यवस्था का सारा बोझ घरेलू बाजार को उठाना पड़ेगा। और घरेलू बाजार की जो स्थिति है आज की तारीख में, मांग ही नहीं है। बाजार तभी चलेगा जब उसमें मांग होगी, और मांग तभी होगी बाजार में जब आम लोगों की जेब में पैसे होंगे। तो सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि आम लोगों की जेब में किसी न किसी रूप में वो पैसे पहुंचाए। तो यदि ईपीएस 95 के जरिए कुछ लोगों की जेब में पैसे पहुंचते हैं, जैसी कि जानकारी है कि लगभग 80 लाख पेंशन भोगी ईपीएस 95 के अधीन हैं, आने वाले समय में इसमें और भी इजाफा हो सकता है। तो यदि इतने लोगों की जेब में थोड़े पैसे पहुंचेंगे तो आने वाला समय जो कठिन होने वाला है, उस कठिनाई से निपटने में थोड़ी सुविधा हो सकती है। बहरहाल इस मुद्दे पर क्या होता है, सरकार क्या करती है, ईपीएफओ क्या करता है, आने वाला समय बताएगा जब ईपीएफओ की रिपोर्ट सामने आएगी। हमारी नज़र इस मुद्दे पर बराबर बनी हुई है और जो भी अपडेट होगा उसे लेकर हम आपके समक्ष आते रहेंगे। तो आज की सभा में बस इतना ही। ये जानकारी आपको कैसी लगी, अपनी राय से हमें अवगत कराएं, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, हमें इंतजार रहेगा। यदि ये जानकारी आपको ठीक लगे, पसंद आए तो इसे लाइक करें, मित्रों परिचितों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करते समय घंटी वाला बटन जरूर दबाएं, क्योंकि यदि घंटी वाला बटन नहीं दबाते हैं तो सब्सक्रिप्शन पूरा नहीं होता है। दरअसल सब्सक्राइब करने का मतलब यही होता है कि जो भी नई जानकारी, नया वीडियो, नई कहानी हम अपलोड करें उसकी सूचना तत्काल आप तक पहुंच जाए। तो यदि घंटी वाला बटन आप नहीं दबाते हैं तो सूचना आप तक नहीं पहुंचेगी, फिर सब्सक्राइब करने का भी कोई मतलब नहीं रह जाता है। बहरहाल फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे इसी तरह की एक और नई जानकारी के साथ, एक और नए अपडेट के साथ, एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त।